हेलो दोस्तों। आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। मैं अपनी जनजाति का ये वीडियो फिर से लेकर के आपके सामने हूँ। आगे की जनजातियों को हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी एक माफ़ी भी आपसे अर्ज करना चाहूँगा। इन दिनों मैं अपने घरेलू कार्य में थोड़ा व्यस्त हूँ। घरेलू कार्य मैं अभी एक बेटे का पिता बना हूँ और एक पिता और एक पति के रूप में मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी अपने घर के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपनी बच्ची के प्रति बढ़ गई है। इस कारण से मैं आपसे लगातार इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे वीडियो मैंने आपसे कहा था कि लगातार आएंगे, पर थोड़ा सामंजस्य बिठाने में मुझे अभी सुविधा नहीं हो पाई है। फिर भी मेरी कोशिश है कि जैसे भी समय मिले मैं आपके लिए वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहूं। उम्मीद करता हूं आप ये समझेंगे और आगे पढ़ते हैं, कितनी बातें करें। और चलिए फिर देखते हैं। आज मैं जो जनजाति आपको पढ़ाने वाला हूँ वो उरांव जनजाति है, बिंजवार जनजाति है, उसके बाद पारधी और कोरकू, यानी मैं कुल मिलाकर के 4 जनजातियां पढ़ाने वाला हूँ। मेरा तरीका इसमें यह रहेगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं, कुछ छोटी मोटी कहानियां इसके साथ जुड़ी हैं वो बता दूं और बाकी फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी का जो जनजाति का पोर्शन बचा हुआ होगा। तो शुरुआत करते हैं उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति रायगढ़ में अगर आप रहते हैं तो बहुत करीब से समझते हैं। हमारे रायगढ़ में एक मोहल्ला है, एक एरिया है राम भाठा। इस एरिया में उरांव जनजाति का जो है केंद्र है। बहुत सारे उरांव जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। इसके अलावा रायगढ़ की बात हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो रायगढ़ से लगे हुए सरगुजा, जशपुर जैसे जिलों में भी उरांव जनजाति आपको दिखाई दे जाएगी। उरांव जनजाति की सबसे खास बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक शिक्षित, हाँ बिल्कुल, सबसे अधिक पढ़ी लिखी, सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त जनजाति में से है। और अगर ऐसा है तो ये फैक्ट भी मानना पड़ेगा हमें कि शिक्षित होने के साथ साथ सरकारी नौकरियों में या रोजगार में बहुत सारे जनजाति के, जो इस जनजाति के बहुत सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा फैक्ट है और इस जनजाति ने इस ग्रोन अप को देखा या अपने एजुकेशन को लेकर के सीरियस रहे। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ की वो जनजाति भी है जो ईसाई धर्म को काफी फॉलो करती है या मानती है। ऐसा नहीं कि जनजाति के सभी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ एक हिस्सा जो है वो ईसाई धर्म को मानता है। धर्मांतरण हो करके ये संभव हुआ या धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में जो आस्था है रखने वाले जो सदस्य हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो शायद इस कारण भी शिक्षा की तरफ रुझान जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की जनजाति, ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं मेंशन किया। हालांकि मैं पहले भी समझाया अपने पुराने वीडियोस में कि जनजाति वर्गीकरण में एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग होता है और वो इसी जनजाति वर्ग के लोग हैं, उरांव जनजाति। इसके बाद अगर देखें तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कुड़ुक। उरांव जनजाति की बोली को काफी पूछा गया है, कुड़ुक बोली। अच्छा, कुड़ुक बोली से एक छोटा सा फैक्ट यहाँ जैसे मैं बताया हूँ कि काफी हद तक ये कन्नड़ जैसा साउंड करता है। ऐसा नहीं कि कुड़ुक और कन्नड़, मैं बोल रहा हूँ कन्नड़ में जैसे शब्द होते हैं वैसे कुड़ुक में भी काफी सारे शब्द मिल जाते हैं। तो ये याद रह जाएगा, पॉइंट अलग हट करके था। फिर बाकी बात करें तो सर्वाधिक शिक्षित मैं बता ही चुका हूँ, धर्मांतरण भी सर्वाधिक हुआ है। अच्छा, जब उरांव जनजाति की बात आती है तो इनके नृत्य को बड़ा याद किया जाता है। उरांव जनजाति का जो नृत्य है वो है सरहुल। सरहुल साल के वृक्ष पे फूल आने के अवसर पर किया जाता है। जब साल के वृक्ष पर फूल आते हैं उस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और महीना हिंदू माह अगर आप याद रखें तो चैत्र माह। हालांकि स्टेप तक जाए या नहीं जाए पता नहीं, लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है कि चैत्र माह, सरहुल उत्सव, साल वृक्ष पर फूल आने पर। अब अगर महोत्सव है, उत्सव है, तो कोई देवी या देवता को भी पूजा के रूप में अपनी आराधना में ग्रह करते होंगे। तो अब इसमें एक देवी है सरना देवी, जो उरांव जनजाति की सबसे प्रमुख देवी कहलाती हैं। आपने अलग अलग देवी देवताओं का नाम पढ़ा जनजाति के साथ, इसमें सरना देवी। और अगर देवता देखें तो वो है धर्मेश। अब यहाँ पे धर्मेश जो है वो सूर्य का प्रतीक है। और अगर सूर्य का प्रतीक है तो इनके भी अपने प्रतीक जनजाति में बना लिए गए हैं। जैसे सरना देवी के लिए काले रंग का मुर्गा और धर्मेश जो है उनके लिए सफेद रंग का मुर्गा पूजा में बलि के रूप में यूज किया जाता है।
ये भी एक रिचुअल है जो उरांव जनजाति अपनाती है। यहाँ मैं मेंशन कर रखा हूँ, सरना देवी धर्मेश देवता। अच्छा, इस जनजाति में नृत्य की अगर बात करें तो कर्मा एक कर्म प्रधान, कर्म को प्रमुखता देने वाला या कर्म को इंपॉर्टेंस देने वाला जो है वो नृत्य कर्मा, और इसका एक गीत का टुकड़ा होता है उसको कहते हैं वीरन गीत। तो कर्मा के भीतर ही आता है, ये अलग से नहीं। तो कर्मा नृत्य के भीतर वीरन गीत, ये उरांव जनजाति का हिस्सा है। मनोरंजन का भी कह सकते हैं या पूजा आराधना का भी एक तरीका कह सकते हैं। अच्छा, पूजा आराधना पे बात आई है तो इनके अपने एक तांत्रिक भी होते हैं, हाँ, झाड़ फूक वाले, हाँ, और उनका जो नाम या उनको जो टाइटल मिलता है वो है पाहन। तो जो पाहन है वो तांत्रिक का कार्य करते हैं। बन जाएगा, सिंपल सिंपल सा फैक्ट है और बड़ा आसानी से याद हो जाता है। उरांव जनजाति आपके करीब की रायगढ़ के अगर है तो बड़ा आसानी से आप देखें समझे, और अगर आपके मित्र हैं तो भाई उनसे बात करके पूछा भी करें, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी याद हो जाता है, ये भी एक तरीका है। अब बात करते हैं, इनकी जाति पंचायत भी होती है और जाति पंचायत के प्रमुख को परहा कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी काफी सारी जाति पंचायत एक साथ मिले तो ये भी एक संभावना हो सकती है। इस संभावना को अगर देखें तो जाति पंचायत का समूह जो होता है उसके मुखिया को परहा राजा कहा जाता है। इजी इफेक्ट, परहा और परहा राजा याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। यहां पर एक मैं फैक्ट मेंशन किया, प्रति 12 वर्ष में उरांव जनजाति जनी शिखर महोत्सव मनाती है। ये क्या है? तो यार इसका जो इतिहास है या इसकी जो कहानी है वो तुर्की आक्रमण या हम कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमण से जुड़ी हुई है। एक एक करके 12 मुस्लिम आक्रमण इस जनजाति जो पहले छोटा नागपुर और उसके आसपास रहती थी वह इस जनजाति पर लगातार हमले हुए और लगातार 12 बार युद्ध में खुद को सरवाइव करने में सफल रही है जनजाति। लेकिन फिर 12 युद्ध के बाद इन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी और नई जगह खोज करके जब अपने आप को फिर से वहां बसाया तो उसकी याद में, उसकी स्मृति में ये महोत्सव, जनी शिखर महोत्सव मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार, कुंभ जैसा महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार। वार्षिक कुंभ कहाँ कितनी जगह होता है, चलिए आप कमेंट में मुझे बताइएगा कुंभ कितनी जगह होता है। और छत्तीसगढ़ में जब कुंभ हुआ करता था, अब कुंभ का दर्जा समाप्त कर रहे हैं शायद, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ होता था कमेंट में आप नीचे बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, तो जनी शिखर महोत्सव, अच्छा इनकी पारंपरिक पोशाक भी होती है और इसे करेया कहते हैं। करेया पहन करके ही सरहुल आदि में भाग लिया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से उरांव को हमने समझा। उरांव में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते जनरली। हाँ, यदि घर वगैरह के इनके बारे में पूछे तो भाई घर साधारणतः मिट्टी के जो घर होते हैं वैसे ही घर होते हैं। घर में साफ सफाई पसंद की जाती है। घर में देवी देवता का एक अलग कमरा होता है, रसोई घर का एक अलग कमरा होता है और परछी होती है यानी सामने बैठने का एक कमरा होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो आभूषण, तो चांदी का गिलेट इनमें भी बहुत चलता है। अच्छा, उरांव जनजाति में भी टैटू दैट मीन्स गोदना आदि का रिवाज पाया जाता है। बन जाएगा, छोटे छोटे फैक्ट है, आसानी से याद हो जाएंगे। बात करते हैं बिंजवार जनजाति की। बिंजवार जनजाति मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों? क्योंकि बिंजवार जनजाति खुद को विंध्यवासिनी देवी का वंशज या उनका संतान कहते हैं। इत्तफाकन मेरी माता जी का भी नाम यही है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बिंजवार जनजाति पढ़ाते हुए कि विंध्यवासिनी देवी की संतान बिंजवार जनजाति। अच्छा, इनमें आराध्य एक है 12 भाई बेटकर। 12 भाई बेटकर, इनकी क्या कहानी है? 12 भाई थे, तीर धनुष चलाने में बहुत निपुण, और इनमें से एक भाई यानी सबसे छोटे भाई ने एक बार ऐसा तीर चलाया कि वो तीर पुरी जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पर जाकर लग गया। अब दरवाजा हो गया बंद। अब बंद दरवाजा, लोग आए, भीड़ आई, सब खोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई तीर निकाल नहीं पा रहा था। 12 भाई वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर वो तीर हटाया। राजा बड़े खुश हुए उनसे और उन्हें जमींदारी भी दी। ये कहानी मिलती है 12 भाई बैठकर की। 12 भाई बैठकर एक साथ आराधना किए, पूजा किए, इसलिए भी 12 भाई बैठकर इनके आराध्य माने जाते हैं। वैसे बिंजवार से एक फैक्ट और मजेदार है। कौन? तो भाई छत्तीसगढ़ में अगर आप 1857 की क्रांति की तरफ नजर डालें तो आपको प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम याद आएगा। बिल्कुल, वीर नारायण सिंह जी बिंजवार जनजाति समुदाय से थे। इंटरेस्टिंग
बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। अब उनका संबंध कहां से है? शहीद वीर नारायण सिंह जी का, महासमुंद, बलौदाबाजार, सोनाखान, अगर आप क्षेत्र देखने जाएंगे उनकी याद में अभी एक जलाशय भी बना हुआ है बड़ा सा। तो भाई ये जनजाति भी उसी आसपास निवास करेगी। कहाँ? महासमुंद, बलौदाबाजार, और जब वहां तक है तो बलौदाबाजार से लगा हुआ रायपुर और महासमुंद से लगे हुए रायगढ़ में भी आपको बिंजवार जनजाति दिखाई दे जाएगी। बिंजार जनजाति में जैसे मैंने आपको बताया तीर का महत्व, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, तीर विवाह का रिवाज जो है वो बिंजवार जनजाति में है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, तीर विवाह, हम महुआ विवाह पढ़ा था ना, याद करिए, कमेंट में बताइएगा कि इनमें महुआ विवाह का रिवाज है। ठीक है, तो तीर विवाह की बात करते हैं। तो भाई यदि योग्य वर नहीं मिल पाता है कन्या की शादी के लिए और एक उम्र जो है वो पार हो रही होती है, तो उसका विवाह तीर से कर दिया जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। अब वो तीर लेकर के घूम सकती है और कह सकती है मेरा पति है, और यदि किसी ने बदतमीजी की तो सजा वो तीर दे सकता है, और आप साबित करिए अपराध तीर पे। हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं, ये मजाक की बात हो गई, लेकिन आप याद रखिएगा इससे कि तीर विवाह जो है वो बिंजवार जनजाति में पाया जाता है। बात करते हैं बिंजवार जो है। अच्छा, कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि ये बैगा की एक शाखा है। बैगा ट्राइब आपको याद होगी, झाड़ फूक का काम करने वाली, ओझा का काम करने वाली, तो वो बैगा ट्राइब। अच्छा, कमेंट में ये भी लिख सकते हैं आप, बताइएगा मुझे कि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में निवास करती है। कमेंट में इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आप नीचे उत्तर लिखेंगे। तो बैगा जनजाति से उत्पन्न मानती है, लेकिन बिंजवार खुद को बैगा से सेपरेट मानती है। यहां तक कि अगर बात करें तो बैगा जो जनजाति जो है उसने जैसे अपने आप को गोंड से सेपरेट माना था, बिंजवार बैगा से खुद को सेपरेट मानती है। बिंजवार जनजाति की अपनी महासभा भी होती है जिसको कोटा सागर कहते हैं। ये प्रश्न आया है, ध्यान रखें, कोटा सागर क्या है? तो भाई बिंजवार जनजाति की अपनी पंचायत बन जाएगा, सरल है। अब बात करते हैं कि भाई बिंजवार जनजाति खुद को 4 वर्ग में बांट रखी है। कौन से 4 वर्ग है? बिंजवार एक खुद, दूसरा सोनझार, तीसरा बिंजिया और चौथा बिरजिया। बिंजवार, सोनझार, बिंजिया और बिरजिया 4 वर्ग में बटा हुआ है, जिसमें से बिंजवार अपने आप को विशिष्ट या श्रेष्ठ मानते हैं, और बिंजिया कई बार खुद को बिंजवार से अलग डिक्लेयर कर लेती है। पता नहीं इतने डेप्थ में जाए या नहीं जाए, पता रहने में क्या बुराई है यार। हाँ, याद रख सकते हैं फैक्ट्स। अब देखते हैं कि इनमें जो है बोली क्या, तो शबरी बोली का प्रयोग करते हैं, और छत्तीसगढ़ी का काफी प्रचलन है। चूंकि रायपुर से लगा हुआ है और रायपुर छत्तीसगढ़ का मूल केंद्र, तो छत्तीसगढ़ी तो आपको दिखाई देनी ही देनी है। यहां तक मेरे ख्याल से बिंजवार जनजाति पे आपको फैक्ट याद हो जाएंगे, बन जाएंगे। सरल है बिंजवार जनजाति, बहुत कठिन नहीं है और आसानी से याद भी होगी। जितने फैक्ट मैं बताया आपको उतना ध्यान रखना है बस। आगे बढ़े तो अगली जनजाति है पारधी। पारधी या परघु। अच्छा, परघु जो शब्द है यह मराठी शब्द है। परघु शब्द मराठी शब्द है, यह ध्यान रखेंगे, और उसका मतलब होता है बहेलिया, आखेटक या शिकारी। शिकारी किसी भी चीज का शिकार कर लेता है। बहेलिया अगर कहें तो पक्षियों का शिकार करने वाला, आखेटक भी एक इसी तरह का शब्द है। पर्यायवाची भी आपको लगे हाथ याद हो गए, हिंदी भी सिलेबस में है भाई। हाँ, पढ़ते चले। चलिए तो देखते हैं, तो पारधी या परघु, शिकारी। अब अगर शिकारी है ये तो अच्छी बात है, शिकार किसका करते हैं? तो भाई काले रंग की चिड़िया का शिकार करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे, काले रंग की चिड़िया का शिकार करने के लिए जानते हैं। लेकिन अब आप जान रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है और इसके बाद शिकार आदि अवैध है, तो ये काम बहुत संभव नहीं है। अलग अलग कामों में अब लिप्त हो गए पारधी जनजाति के लोग। अगर इनके क्षेत्र की बात करें, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, गरियाबंद आदि में दिखाई देते हैं। इसी छोटी सी कहानी याद आ रही है, आपको शेयर करता हूं। तो पारधी शब्द से एक कहानी है, पारधी या बहेलिया की कहानी। तो कहते हैं एक बार भगवान शंकर और अर्जुन, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। क्यों युद्ध हुआ? भाई भगवान शिव जी जो थे उनको भी तीरंदाजी करनी थी और अर्जुन तो है ही तीरंदाज। तो दोनों ने जंगली सुअर का शिकार करने का सोचा था। दोनों को पता नहीं था कि एक जंगली सुअर का शिकार हो रहा है। जंगली सुअर बरहा कहते हैं जिसको छत्तीसगढ़िया में। हाँ, तो उसका शिकार करने के लिए दोनों ने तीर चलाया। अब दोनों का तीर लगा, विवाद ये हो गया कि किसका तीर पहले लगा। बाद में अर्जुन ने शिव जी से माफी मांग ली और शिव जी ने भी बड़प्पन दिखाते उन्हें माफ किया और ये टाइटल पारधी या परघु का उन्हें प्रदान कर दिया। तब से यह शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है।
इनके अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, जैसे गोसाई पारधी, चीता पारधी, भील पारधी, लंगोटी पारधी, टाकनकार पारधी। गोसाई, चीता, भील, लंगोटी और टाकनकार, ये अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं। मैं अगेन बोलूंगा, इतना डेप्थ में जाए नहीं जाए पता नहीं, लेकिन याद रखने में कोई बुराई नहीं है। अब तक रिपीटेड क्वेश्चन क्या आया है? काले रंग का पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति कौन? उत्तर पारधी, सरल। अब बात करते हैं कि हाँ, ये फैक्ट मुझे बहुत मजेदार लग रहा है और अभी रिलेट भी कर पाएंगे। गाय जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं। गाय आराध्य है, गाय की हत्या कभी नहीं की जाती है जनजाति, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। जनजाति समुदाय में गाय की हत्या नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि गाय इनके लिए ट्रैप बिछाने का काम करती है। हाँ सही, जाल बिछाने का काम करती है। जाल किसके लिए बिछाती है? अच्छा, तो गाय होती है, उसको चरने एक खाली मैदान में छोड़ दिया जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, और उस शांत मैदान में गाय को चरते देख करके हिरण सोचते हैं कि यह सेफ जगह है, यहां आराम से घास चरने आया जा सकता है। और जैसे ही हिरण वहां पहुंचते हैं, ये उनका शिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाय शिकार में मदद करती है, आराध्य इसलिए भी बन गई है। भाई जरूरतों का भी तो कुछ हिसाब रखना पड़ता है। अब बात करते हैं तीतर का शिकार, हिरण का शिकार, ये फैक्ट हुई। अच्छा, तीतर में भी एक कहानी। तो कहते हैं कि पारधी जनजाति के लोग तीतर की आवाज निकाल लेते हैं। हाँ, वही तीतर के 2 आगे तीतर वाले, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो बताइए आप भी कितने तीतर? तो उस तीतर के जैसा आवाज निकाल लेते हैं। और ये क्या करते हैं? तीतर की आवाज निकाल करके दूसरे तीतर को भड़काते हैं, और जैसे ही वो जवाब देते हैं, बस शिकार। इंटरेस्टिंग। तो शिकार करने के कई तरीकों में से ये भी एक तरीका, गाय की सहायता से तीतर की आवाज निकाल करके। भाई शिकारी है तो इतना तो बनता है। और अगर शिकारी हैं तो ये भी जानिए कि इनका जो मेन काम था वो शिकार ही था। अब ये पॉसिबल नहीं है तो कृषि कार्य, चटाई बनाने का काम, झाड़ू बनाने का काम आदि करके ये अपना काम चला रहे हैं। महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम दिखाई देती हैं या घर परिवार चलाने वाली दिखाई देती है। पुरुष तो शिकार की तलाश में निकल जाया करते थे, महिलाओं ने अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, मजबूत बनाया। महिलाओं के कंधे में बहुत कुछ चलता है। चलिए आप देखते हैं ये समाज, उसके बाद भी पितृसत्तात्मक है, पिता के आधार पर गोत्र का निर्धारण होता है। इसके बाद बात करें बीड़ी के माध्यम से। अच्छा यार, ये फैक्ट एक बहुत मजेदार फैक्ट है। अच्छा, ये याद है या याद क्या कहें हम, जैसे शादी तय होने जाती है तो आप क्या मंगनी के लिए जाते हैं या रिश्ता तय करने जाते हैं तो वो नारियल बदली होती है। हाँ, या रिश्ता पक्का करने जाते हैं तो आप चिकट विकट दे के आते हैं। यहां क्या होता है, बीड़ी दी जाती है, और यदि बीड़ी एक्सेप्ट कर ली गई तो भाई साहब शादी हो गई तय। इंटरेस्टिंग ना। तो बीड़ी के माध्यम से विवाह तय होता है। लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आराध्य देवी देवता कौन है। तो सावली देवी, 56 कोट देवता, शीतला देवी जो है ये आराध्य है। बाकी मृतक कर्म इनमें भी वैसा ही होता है जैसे बाकी हिंदू रीति रिवाज में चलता है। पगड़ी रस्म होती है 10वें दिन। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो बाकी सारी चीजें जैसे उत्सव पर्व आदि भी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए उत्सव पर्व आदि मना करके संपन्न करती है जनजाति। तो हमारे पास हो गई तीसरी जनजाति। चौथी कोरकू पढ़ते हैं। कोरकू या अरंधा। कोरकू का मतलब होता है जमीन खोदने वाला। जमीन खोदने से जुड़ी हुई जनजाति कोरकू जनजाति कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे जिलों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति मूला और मुलई नाम के 2 लोगों से हुई, जिसमें मूला पुरुष है, मुलई स्त्री है, नाम से पता चल रहा होगा। और यह बनाया था महादेव ने। लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव जी ने यानी शंकर जी ने किनके कहने पर इन्हें बनाया? रावण के कहने पर। तो रावण के कहने पर भगवान ने मूला और मुलई मिट्टी से बनाया और उस मिट्टी के पुतले पे प्राण फूके, और उसके बाद ये जनजाति बनी। याद रह जाएगा, जमीन खोदने का काम करती है। मूला और मुलई उत्पत्ति के मेन कारक। रावण और शिव जी से जुड़ी हुई कथा। बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं। फिर लकड़ी के कार्य करने में बहुत दक्ष होती है। मृतक स्तंभ बनाती है। सिडोली कहा जाता है, शायद मैं मेंशन किया हूं कहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो मृतक संस्कार सिडोली कहलाता है। तो दफनाने के बाद एक स्तंभ गाड़ा जाता है मृतक की याद में।
साउथ अगर आप जाएंगे ना तो तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, इधर ये रिवाज चलता है, जनजातियों में भी चलता है और ऐसे भी, कि मरने वाले की याद में एक खंभा गाड़ दिया जाता है। बस वो सिडोली प्रथा कहलाती है और लकड़ी के बहुत खूबसूरत खंभे गाड़े जाते हैं। इसके अलावा भी लकड़ी का कार्य करने के लिए या कास्ट शिल्प करने के लिए ये जनजाति जानी जाती है। और बात करें तो खम्ब स्वांग या लकड़ी के खंभे से जुड़ा हुआ एक नाट्य, लोक नाट्य, ये भी है जनजाति करती है। एक सरल सा फैक्ट यहाँ बता दूं, मेघनाथ से यह कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार इस जनजाति पर संकट आया तो रक्षा करने के लिए मेघनाथ आए। मेघनाथ कौन है पता है ना, अभी तो रामायण देख के खत्म किए। हाँ, तो वो इनकी रक्षा किए और रक्षा करने के कारण ये मेघनाथ की याद में, या ये कह लें कि मेघनाथ को सम्मान दिखाते हुए क्या करते हैं, खम्ब स्वांग। सरल, इस जनजाति से बहुत क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आते हैं। क्या क्या, खम्ब स्वांग, सिडोली बहुत जरूरी। हाँ, इनके नृत्य की अगर बात करें, बहुत बार क्वेश्चन आया। थापटी, कई बार आया है प्रश्न, आप उठा के देखिएगा। और नहीं तो मैं तो मौजूद हूं, आपको कब कब कौन प्रश्न आया है इसकी पूरी लिस्टिंग जब हम जनजाति खत्म हो जाएगा तो हम बनाएंगे, देखेंगे और बताएंगे कि हमारी क्लास से देखे सारा का सारा कवर हो रहा है। थापटी, ढांढल, चाचरी और गोंगलिया, ये इनके नृत्य हैं। इसमें थापटी और ढांढल को बहुत बार पूछा है, अब तक चाचरी और गोंगलिया को नहीं पूछा है। और नहीं पूछा है तो ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, याद रखना है। गोदना, गोदाने में बड़ा पसंद करती है, लेकिन गोदना तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, एक महारथ और एक सिंजू, इस तरह का गोदना गोदवाती है अपने शरीर के अंगों में, यहाँ की स्त्रियां पुरुष भी। बात करते हैं इनके आराध्य महादेव है और चंद्र है। खैर, मैं बताना चाह रहा था एक और फैक्ट कि कोरकू जो है ये अपने आप को राय कोरकू और पोथाड़िया कोरकू दो भाग में बांटती है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पोथाड़िया कोरकू संख्या में अधिक है। तो ये कुछ जनजातियां थी आज और उनको मैं कवर करने का कोशिश किया। यार, जैसे कि मैं अपने वीडियो के शुरुआत में बताया कि मैं अपने समय में सामंजस्य से थोड़ा सा जूझ रहा हूँ, लेकिन अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल और शेयर किया करें अपने दोस्तों से, ताकि हम एक बड़ा परिवार बन सके। क्या है कि एक एक सदस्य जब जुड़ता है ना तो वो बहुत खुशी जो है वो बढ़ते ही चली जाती है। अच्छा लगता है आपसे ऐसे मुखातिब होकर के बार बार आपसे मिलना और बात करना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। भले हम एक दूसरे के सामने सीधी तौर पर ना बैठे हों, पर एक अनकहा रिश्ता बना हुआ बड़ा खूबसूरत सा है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, फिर से एक बार ये नोट करिएगा आप और फिर मिलते हैं। थैंक यू।